नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे और एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना हम अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ही हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है, ये आपको पता ही है। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, साहित्य इतिहास संबंधी कौन सी अवधारणा गलत है? इनमें से साहित्य इतिहास संबंधी कौन सी अवधारणा गलत है, यानी कि ये कथन दिए गए हैं, किस आलोचक का जो कथन रहा है, किस विद्वान का कथन इसमें गलत है, सम्मिलित नहीं किया गया। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये जो कहा है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य बताया है किन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये कथन बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास के बारे में बताया कि साहित्य इतिहास क्या है, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। उसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों को शामिल किया जाता है तथा जिसमें पूर्व में घटित घटनाओं का समावेश हो, इतिहास कहलाता है। वेद व्यास जी द्वारा कहा गया। ये भी बिल्कुल सही है, ये कथन भी सही दिया गया है। इन प्रश्न के माध्यम से आपको और अन्य 3 जो विद्वान रहे हैं उनके विचार रहे आपको पता चल जाएगा। अगर ये कथन पूछ लिया जाए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, किसका विचार है, तो आपको पता होना चाहिए वेद व्यास का, कि ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों को शामिल किया जाता है तथा जिसमें पूर्व में घटित घटनाओं का समावेश हो, वो क्या कहलाता है? इतिहास। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला कथन किस विद्वान का क्या कहा गया है, देख लेते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। ये दिया गया है इसमें बच्चन सिंह का। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, क्योंकि ये बच्चन सिंह का न होकर किसका कथन है? ये डॉक्टर नगेंद्र का। ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। ये बच्चन सिंह का न होकर डॉक्टर नगेंद्र जी का है। ये आप नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये आप बार पढ़ चुके हो। पिछले जब प्रश्न उत्तर किए थे तब भी हमने ये जो है कथन पढ़ा था, जिसमें कि बालकृष्ण भट्ट जो रहेंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा कि साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किन्होंने माना, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? आप लोगों को सभी को पता है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना जो है 5 जून 1955 में हुए, जिनके अध्यक्ष बीजे खेर रहे। भाई बीजे खेर, ये इनके अध्यक्ष माने गए हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास जो रचना है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचित ग्रंथ रहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ये है, इस ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास शामिल किया गया है, मतलब उसकी समय सीमा, हिंदी साहित्य के इतिहास का किन कालखंडों का जो है समय सीमा क्या रहा, कितनी रही, ये आपको बताना है। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जब काल विभाजन किया था तो 693 ईस्वी से जो है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का आरंभ माना था और 1693 तक उन्होंने जो है अपने साहित्य आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में काल अवधि को शामिल किया था। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4।
रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? जो रस की निष्पत्ति है मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है। रस के निष्पत्ति के संबंध में किन्होंने कहा है? किस आचार्य ने कहा है? तो इसका जो हमारा सही आंसर जो है हो जाएगा भट्टलोलट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भट्टलोलट, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। रस के ये 4 व्याख्याता रहे हैं, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 5। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून नाज उपजे। ये जो पंक्तियाँ कही हैं ये किस निबंध से ली गई है ये पूछा हुआ है, क्योंकि NTA नेट की परीक्षा में या फिर TGT PGT परीक्षाओं में किसी नाटक, निबंध या फिर उपन्यास से संबंधित जो प्रमुख उपन्यास होते हैं उनकी पंक्तियाँ भी उठा लेते हैं और उन पंक्तियों को ये पूछ लिया जाता है ये किस निबंध से ली गई है या किस नाटक की पंक्तियाँ है या किस उपन्यास की पंक्तियाँ हैं। तो ये इस प्रकार से आपको बिल्कुल हर एक इम्पोर्टेंट पंक्तियों को ध्यान से समझते हुए चलना है। देख लेते हैं जो ये पंक्ति है, ये भारतीयोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र का जो निबंध है उससे ये पंक्तियाँ ली गई है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है भाई, ये दिखाया गया है। तो देख लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी का है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य एक परिचय त्रिभुवन जी का है, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास शिव कुमार वर्मा, ये इसमें गलत दिया है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है शिव कुमार सिंह का नहीं है, डॉक्टर वासुदेव सिंह का है, जो कि 1993 ईस्वी में इन्होंने लिखा, ये न कि शिव कुमार शर्मा जी का है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस विकल्प के ग्रंथों का संबंध हिंदी साहित्य इतिहास की आधारभूत सामग्री प्रदान करने वाला ग्रंथ नहीं है? नहीं से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प के ग्रंथों का संबंध हिंदी साहित्य इतिहास की आधारभूत सामग्री प्रदान करने वाला जो ग्रंथ है वो नहीं है? उसमें हमें देखना है कि जिससे हमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की जो हमें सामग्री मिली है, आधारभूत सामग्री हमें प्रदान हुई है, वह ग्रंथ बताना है हमें जिससे जो है हिंदी साहित्य इतिहास की लिखने की जो कोई भी सामग्री हमें नहीं मिली, नहीं लिखा विद्वानों ने, तो वो हमारा है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज और हिंदी नवरत्न। ये जो है हिंदी साहित्य की आधारभूत सामग्री प्रदान करने वाले ग्रंथ नहीं माने जाते। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? आप लोगों को सभी को पता है, इम्पोर्टेंट रचना है हरिऔध जी की। कई बार परीक्षा में इसी प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और यह किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। तो यह एक उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह हरिऔध जी का। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत यह है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत ही अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। उक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस निबंध से ली गई है? उद्धृत है, तो किस निबंध से ली गई है ये पंक्तियाँ कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत यह है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत ही अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस निबंध की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10।
निम्न में विधेयवादी पद्धति को तेन महोदय ने कितने भागों में बांटा। विधेयवादी पद्धति को तेन महोदय ने जो है कितने भागों में बांटा है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा है, क्षण, विशेष, वातावरण और जाति। ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से विधेयवादी पद्धति को तेन महोदय ने इन निम्नलिखित में से किस भाग में नहीं बांटा। इस प्रकार ऑप्शन में जब आंसर एक ऑप्शन में क्षण विशेष दे देंगे, दूसरे में वातावरण, तीसरे में जाति और चौथे में जो है इतिहास दे देंगे, तो आप लोगों को सही आंसर निकालना है। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक प्रश्न को बिल्कुल हर एक पहलू से समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो बार बार रिवीजन से ही आपको जो है तथ्य याद रह पाएंगे और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज माना जाता है। और वीडियो पसंद आती है भाई, आपको लगता है क्वेश्चन अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे परीक्षा में, तो आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, कोई भी सतसई नहीं लिखी, तो ये इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि जी। अमीरदास, मतीराम, रामसाय, इन्होंने सभी कवियों ने जो है सतसई की रचना की है। और जैसे कि बिहारी ऑप्शन में आ जाए तो बिहारी ने भी बिहारी सतसई की रचना की है। इसी प्रकार से और अन्य कवि भी रहे हैं जिन्होंने सतसई की रचना की है, लेकिन चिंतामणि ने किसी भी सतसई की रचना नहीं की। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 12। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा। कौन सा। मीनागढ़ बम्बई, समुंदर मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, कहे पद्माकर कसकी, काश्मीर हो को पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावेगो, बांका नृप अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावेगो, दिल्ली दह पट्टी पटना हूँ को झपट करी, कहबू लता कलकत्ता को उड़ावेगो। तो इस प्रकार से जो ये पंक्ति है, ये भारत में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए पद्माकर जी ने किस राजा के दरबार में इन पंक्तियों को पढ़ा कहा। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा दौलत राम सिंधिया के दरबार में। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 13। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई। किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित करने के लिए, इस प्रकार से किस लेखक की आएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित करने के लिए यह जो सुरक्षित करने के लिए लिखी गई है, तो ये है, इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की जो है जीवन पर आधारित ये रचना रही है वट वृक्ष की छाया, जो कि कुमुद नागर ने ये इसके रचनाकार कौन रहे हैं, कुमुद नागर। ये आपको ध्यान रखना है, कुमुद नागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। कौन सी जो बोली है ये बिहारी बोली हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, तो देख लेते हैं। भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और मगही। तो इनमें से जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, ये पूछा हुआ है कि हमें ये बताना है कि कौन सी बिहारी हिंदी के वर्ग में नहीं आती इनमें से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, नहीं से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और नहीं पर आपको ध्यान रखना है प्रश्न में है पूछा हुआ है या नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में हम ये प्रश्न को पढ़ कर ये समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती है, नहीं को हम नहीं देखते।
तो इस तरह हमारा जो है 0.5 मार्क्स के साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक एक प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, क्योंकि भोजपुरी, मैथिली और मगही तीनों की तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15, मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा माना जाता है इन उपन्यासों में से? तो देख लेते हैं। इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंद हसीनों की खतूत। चंद हसीनों की खतूत जो कि मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चंद हसीनों की खतूत किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो तपेदिक की मरीज मन्नो की जो है कथा किस कहानी में चित्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बादलों के घेरे में। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। एक सेकंड भाई। सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। ये कथन पूछा हुआ है, किसका है? तो आप लोगों को पता ही है, बार बार ये हमारे सामने कथन आते हैं तो हमें याद रह पाएंगे। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से ऋतु संहार के रचयिता पूछे हुए हैं। तो आप लोगों को पता ही है, श्रीधर पाठक जो स्वच्छंदवाद के प्रथम लेखक, खड़ी बोली के स्वच्छंदवादी खड़ी बोली के प्रथम लेखक माने जाते हैं श्रीधर पाठक जी। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर उद्भव तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये जो कथन है ये किसका है? किस आलोचक का है या किस विद्वान का है? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा है, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 20, भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है? भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग पूछा हुआ है, किस रचना में मिलता है? भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग जो है रचना खालिक बारी में मिलता है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं 21, प्रश्न संख्या स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा हुआ है कि इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं वे 4 होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज और झ। इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा छ। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्यंजनों से वर्णमाला से संबंधित मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको पहले करा भी चुकी हूँ और आगे भी मैं दोबारा से हिंदी व्याकरण को बिल्कुल एक एक टॉपिक को उसके आंसर प्रश्न उत्तरों सहित जो है अभ्यास करने की हम कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो प्रकाशन वर्ष पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हमारा जो माइंड होता है तो हमें बार बार जब हम एक प्रश्न को पढ़ता है तो हमें ये लगता है कि 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन संभाला था, प्रकाशन किया था। लेकिन जब सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1900 ईस्वी में जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। फिर 1901 में जो है श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भार संभाला है। लेकिन उससे पहले कुछ समय तक जो है 1900 ईस्वी में जो है चिंतामणि घोष इनके पहले सरस्वती पत्रिका के जो है चिंतामणि घोष जी जो है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं, संपादक माने जाते हैं। लेकिन 1901 में श्याम सुंदर दास जी आए, फिर 3 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 तक उन्होंने यह भार संभाला। 17 साल उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया।
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 23, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में ये जो कथन है ये किस विद्वान का है, तो ये देख लेते हैं हम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 24, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी के स्वर पर प्रथम प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 25, सन 1988 ईस्वी में हिंदी बंगवासी के संपादक में अपने पत्र में कारक चिन्हों को मिलाकर लिखना उचित ठहराया, तो इसका परख विरोध निम्नलिखित में से किसने किया। 1988 में हिंदी बंगवासी जो पत्र है उसके जो संस्थापक रहे उन्होंने जो है अपने पत्र में कारक चिन्हों को मिलाकर जो है लिखना उचित ठहराया, तो इसका परख विरोध किन्होंने किया ये पूछा हुआ है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय किसे जाता है, तो हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय किस विद्वान को जाता है ये आपको बताना है, तो इसमें हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, गिलक्राइस्ट है ये, आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख वृत्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सही नहीं है ये आपको बताना है कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है, किया गया है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति बिल्कुल गलत दी गई है इसमें। क्योंकि आदिकालीन साहित्य में आप लोगों को पता है संकुचित राष्ट्रीय का जो है संकुचित राष्ट्रीय की प्रवृत्ति हमें देखने को मिली है कि राजा अपने पूरे राष्ट्र से प्रेम न करके जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे केवल अपने राज्य से ही प्रेम करते थे, चाहे दूसरे राज्य में कोई भी आक्रमण करे उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। वे एक संकुचित भाव के साथ अपने जो है राष्ट्र प्रेम में शामिल थे, ताकि पूरे के पूरे संपूर्ण राष्ट्र से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, केवल अपने ही जो है राज्यों को वे सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए राष्ट्रीय प्रेम का उसमें सुंदर चित्रण नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अनन्यतम विशेषता है, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत आप लोगों ने देखा ही है कि चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासों के जो है पृथ्वीराज के मित्र भी रहे हैं। स्वयं उनके जो राजा होते थे, जो उनके राज्यों में जो कवि होते थे, तो कवि स्वयं उन राजाओं के साथ जा करके वहाँ के युद्धों का सजीव चित्रण करके अपनी जो है रचनाओं में लिखते थे। उसके बाद इनमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण भी मिलता है। उसके ये भी सही है बिल्कुल। और श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भी बिल्कुल सही है। कहीं कहीं श्रृंगार रस का प्रयोग होता था तो कहीं वीर रस का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता था। आदिकालीन रचनाओं में ये बिल्कुल सही कथन कहा गया है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28, किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाया, तो किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाया ये आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ये मैं बार बार आपको जो है कथन भी बताती हूँ साहित्य से संबंधित कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन उन्होंने कहा है कि जनता की चित्तवृत्तियों को आधार बनाकर उन्होंने साहित्य इतिहास का जो वर्णन किया है। पढ़ते हैं आगे। संध्या भाषा से अभिप्राय क्या है? तो संध्या भाषा से अभिप्राय जो है क्या है, इसमें ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? असूझ भाषा, अस्पष्ट भाषा, ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली भाषा किंतु साधना से विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा, या तांत्रिकों की वह भाषा जिसमें गुहा बातों को बहुत उदात्त ढंग से प्रस्तुत किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली भाषा किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा ही संध्या भाषा कहलाती है। सिद्धों की भाषा जो है संध्या भाषा ही थी और इन्हीं का अनुकरण उन्होंने जो है कबीरदास जी ने अपनी उलट भाषियों में भी किया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 30। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया? तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले जो विद्वान हैं वे कौन है? तो ये बताना है हमें। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, तो गणपत जो कि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं रीतिकाल के। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 31। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी जो है संवाद के द्वारा किया गया? सुख सुखी के द्वारा जो है किस रासो ग्रंथ का वर्णन किया गया? तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में हमें सुख सुखी संवाद का वर्णन देखने को मिलता है और उसमें कीर्ति लता में हमें जो है भृंग भृंगी संवाद देखने को मिलता है जो कि विद्यापति की रचना है। इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 32। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दत्ता शब्द व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा छेदन के अर्थ में। बढ़ते हैं आगे। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नाथ पंथ के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाले शंकर शेष का नाटक कौन सा है? ये भी आपको बताइए। एक और द्रोणाचार्य जो शंकर शेष का नाटक है वे दो समांतर कथाओं पर जो है प्रसंगों पर चलने वाला नाटक रहा है। एक उसमें प्राचीन कथा ली गई है तो दूसरी आधुनिक तौर तरीकों की कथा उसमें शामिल की गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 35। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है फणीश्वर नाथ रेणु जो है ठेस कहानी के लेखक रहे हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो इनमें से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है वो है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण माना गया है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? इनमें से कौन सी कीर्ति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? तो कल्चर एंड अनार्की जो है मैथ्यू आर्नल्ड की कीर्ति है, ना कि I.A. रिचर्ड्स की। और अन्य कीर्तियों को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि बार बार तथ्यों की रिवीजन से ही आप लोगों को ये तथ्य याद रह पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड्स की कीर्ति है। द फिलोसफी ऑफ लिटरेरी जो है I.A. रिचर्ड्स की है। और इंटरप्रेटेशन
टेशन इन टीचिंग, ये भी जो है आई.ए. रिचर्ड्स की है। ये तीनों की तीनों रचनाएं आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई है, लेकिन करचन अनार की जो है मैथ्यू अनर द्वारा लिखी गई कृति है। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अभी अभी हमने पढ़ा है, आई.ए. रिचर्ड्स की कृति है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन माना जाता है, ये आपको पता ही है, मध्वाचार्य जी। उसके बाद बात करें आगे। कहा कहो बेखुंठी जाए, जहाँ नहीं दंद, जहाँ न जसोदा, नहीं यह गोपाल न कवाल गाए। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो ये उपयुक्त पंक्तियाँ जो है परमानंद दास जी की हैं कि कहा करो बेखुंठी जाए, मैं वहाँ बेखुंठ में जा कर के क्या करूँ जहाँ न ही नंद बाबा है, न ही यशोदा है, न ही गोपी और ग्वाल और न ही गाय है, तो वहाँ पर जाकर मैं करूँगा क्या। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञानद्वीप का रचनाकार कौन माना जाता है? तो शेख नबी जो है ज्ञानद्वीप के रचनाकार माने गए हैं। ज्ञानद्वीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 43, गगन होता नहीं मही, होती होते चंद नहीं सुर, ऐसे अंधकार मह रचा नूर मोहम्मद। जो ये पंक्ति है, ये दोहा जैसे कि किस काव्य कीर्ति से लिया गया है? तो ये लिया गया है आखिरी कलाम से। पढ़ते हैं आगे। ये सभी की सभी रचनाएं जयसी जी की है। पद्मावत, अखरावत और कहानावत और आखिरी कलाम कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से जयसी जी की कौन सी रचना नहीं है या कौन सी रचना है? किस रचना में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? जैसे आखिरी कलाम में ही कयामत का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षरों को इसमें रखा गया है। इस प्रकार से एक एक जो रचनाएं हैं इनकी सभी रचनाओं से संबंधित और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उनको भी हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 44, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 45, रामकथा में व्यास अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली? तो ये जो कथन ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्पदंत ने जो है अपनी एक नई रामकथा गढ़ ली। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय के अन्य देशिक जो शैली है उस पर आधारित रहा है? प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक जो संस्कृत का नाटक रहा है, किस जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक इस पर आधारित रहा है, ये पूछा हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कामना। जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है कामना प्रबोध चंद्रोदय, जो कि कृष्ण मिश्र का संस्कृत लेखक रहे हैं कृष्ण मिश्र, उस पर आधारित नाटक रहा है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47, बानी को सार बखानो, सिंगार को सार किशोर किशोरी। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है? रीतिकाल के किस लेखक की ये पंक्तियाँ है, ये आपको बताना है। तो देव कवि की ये पंक्तियाँ है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था, इस रीतिकाल का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। ये जो कथन है ये किस लेखक का है, ये बताना है आपको कि नायिका भेद से जो संकीर्ण सीमा से जितना लोकचित आ सकता था, इस काल यानी कि रीतिकाल के बारे में बताया है कि उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। ये कथन किसने कहा है?
तो किसके द्वारा कहा गया है ये कथन? हजारी प्रसाद जी के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या है? आप लोगों को पता ही है, मतीराम की जो प्रसिद्ध रचना रही है ललित ललाम, इसका मुख्य वर्ण विषय रहा है अलंकार निरूपण। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, अलंकार निरूपण ही मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्णन रहा है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 50, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज नहीं कही। जो ये पंक्ति है किस कवि की है? जो ये उपयुक्त में से किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ है, दुख ही जीवन की कथा कही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। जो ये पंक्तियाँ हैं ये निराला जी की है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो कई बार परीक्षा में आने के कारण जितनी भी पंक्तियाँ हैं मैंने जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ही पंक्तियों को लिया है, ताकि आपको प्रश्नों की और पंक्तियों की कथनों की बार बार रिवीजन हो पाए, और अधिक से अधिक जब आप रिवीजन करोगे तो परीक्षा में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी इनसे। इसी प्रकार जो है अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे नए प्रश्नों को भी करते रहेंगे, और साथ साथ हमने जितना हम पढ़ चुके हैं उसकी भी रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित हमारी एक क्लास होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।